कुछ दिन कबल मैंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ समेत इनके दर्जन भर वज़ीरों के गोशवारों की तफसीलात ब्रेक की। कानून के तहत पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को इलेक्शन कमीशन को अपनी जायदादों की तफसीलात देना पड़ती हैं। अगरचे सब लोग निगरान सेटअप में वज़ीर बनना चाहते हैं, लेकिन इनमें से अक्सर को ये बात पसंद नहीं आती कि उन्हें अपनी जायदादों की या बैंक अकाउंट्स की तफसीलात देना पड़ी। इन जायदादों में पाकिस्तान में और बैरून मुल्क मौजूद जायदादों की तफसीलात देना होती हैं। लिहाजा इस मौके पर अक्सर सियासतदान घबराते हैं। सियासतदानों से ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स घबराते हैं कि अगर दुनिया को इनके असासों का पता चल गया और बैंक अकाउंट्स में पड़ी भारी रकमों के बारे में इल्म हो गया, तो लोग क्या सोचेंगे कि इनके पास इतनी बड़ी जायदाद कहाँ से आई, इतना पैसा हुकूमती नौकरी में रहते हुए कहाँ से बना लिया। अब भी वही कुछ हो रहा है कि लोगों को यकीन नहीं आता कि सियासतदानों को छोड़ें, यहाँ तो ब्यूरोक्रेट्स के पास भी कानून से कम खजाना नहीं। लोगों ने सवालात भी उठाए हैं। 17 ग्रेड की नौकरी से शुरू करने वाला सरकारी मुलाजिम ग्रेड 22 तक पहुंचकर अरबपति कैसे बन जाता है, इतनी बड़ी जायदाद कैसे बना लेता है। इस काबीना में एक साबिक ब्यूरोक्रेट वजीर ऐसा है जिसका बाप एक्सियन रिटायर्ड हुआ था और अब वो कहता है कि वो सब जायदाद मेरे बाप ने मुझे दी थी। अक्सर ब्यूरोक्रेट वजीर अब मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि इनकी जायदादें विरासती हैं, लेकिन जब इनकी विरासत को चेक करें तो पता चलता है एक ब्यूरोक्रेट वजीर के वालिद तो स्कूल टीचर थे और वो खुद इस वक्त अरबपति बन चुके हैं। कितने स्कूल टीचर अरबपति होंगे जो स्कूल में पढ़ाकर इतनी दौलत इकट्ठी करके अपने होनहार बेटों को दान कर गए। एक और फॉरेन क्वालिफाइड वजीर साहब हैं जिनकी बेगम के नाम पर कम से कम 2 दर्जन जायदादें हैं, जिनमें कमर्शियल प्रॉपर्टी से लेकर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की हर अहम हाउसिंग सोसाइटी में प्लाट्स हैं। 6 करोड़ रुपया इनके अपने बैंक अकाउंट में है। मैंने जब प्रोग्राम में खबर ब्रेक की तो उन्होंने कॉल की और कहा कि आप भूल गए हैं कि मेरी अपने नाम पर भी जायदादें हैं। अपनी बेगम के 2 दर्जन से ज़ायद कमर्शियल और रहायशी प्लाट्स बारे कहने लगे कि इनकी बेगम का वालिद बहुत अमीर है, वो एक्सपोर्टर है और वो सब जायदादें उन्होंने बेटी को दी हैं। अब तकरीबन सभी ब्यूरोक्रेट वजीर यही जवाब पेश कर रहे हैं कि या तो विरासती जायदादें हैं या बाप ने बेटी को कमर्शियल और रहायशी प्लाट्स खरीद कर दिए हैं। हमारे वजीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा के अकाउंट में $1 करोड़ पड़े हैं जो उन्होंने डिजिटल पाकिस्तान में फिक्स कराए हुए हैं, जहां से उन्हें डॉलरों में प्रॉफिट मिल रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जब वो वजीर ख़जाना बनी तो इस $1 करोड़ पर अपनी ही वजारत और स्टेट बैंक से डॉलरों में प्रॉफिट लेना वक्ती तौर पर बंद कर देती कि वो मुल्क का ख़जाना चला रही हैं। ये मुफादात का टकराव हो सकता है। खैर, बाज़ लोग समझते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में पैसा रखा है जिस पर उन्हें डॉलर में प्रॉफिट मिल रहा है, जो तकरीबन 7 से 8% के करीब है, और वो जब चाहे अपना ये सारा पैसा बैरून मुल्क अकाउंट में वापस ले जा सकते हैं और साथ ही वो प्रॉफिट भी। मज़े का गोशवारा वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का है। एक बलोच हो और इसके पास जानवर ना हो, इनके पास जानवरों का बहुत बड़ा रेवड़ है। इसमें नवे तो सिर्फ ऊँट हैं। सरफराज बुगटी का भी मुझे मैसेज आया कि साईं एहतसाब के लिए हाजिर हूँ, जब कहे पेश हो जाऊँ। सरफराज बुगटी में एक रवायती बलोच वाला टच है, दूसरों के साथ एहतराम और इज़्ज़त से पेश आते हैं। वो उन लोगों में से हैं वज़ीर बनकर जिनका दिमाग ख़राब नहीं होता। वज़ीर बनकर कमेटी इजलासों में उन्हें देखा है कि हर एक से इज़्ज़त और एहतराम से पेश आते हैं। मैंने कहा, साईं क्या करें, सहाफ़त मुश्किल काम है, रोज़ नए दुश्मन बनते हैं। हंसकर बोले, साईं मैं अपने असासों को एहतसाब कराने को तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ का मुझे फ़ोन आया जब उनके असासों की खबर ब्रेक की। काकड़ साहब ने पिछले माह सहाफ़ियों और एंकर से मुलाकात में बताया था कि इनके पास अपना घर नहीं, वो कोयटा में 35,000 रुपये किराए के घर में रहते हैं। अब गोशवारे देखे हैं तो वाकई इनके पास ज़ाती घर नहीं है, ताहम अकाउंट में मुनासिब पैसे हैं। मुझे कहने लगे इनके पास 20 एकड़ आबाई ज़मीन है जिस पर सेबों का बाग है, जिसका फल बहुत मशहूर है और लाहौर की मंडी में अच्छा बिकता है। मैंने मजाकन जवाब दिया, काकड़ साहब आप पठान भाई कंजूसी करते हैं, अगर आप भी साल में एक दफ़ा सहाफ़ियों एंकर्स को कुछ सेब बेचते तो हमें भी इल्म होता कि आपके बागात हैं। जहांगीर तरीन हर साल सहाफ़ियों को आम बेचते हैं, अपने बदतरीन मुखालिफिन और नाकदीन को भी, लिहाजा सबको इल्म है कि इसके आमों के बागात हैं। काकड़ साहब ने कहका लगाया और कहा, शायद आप दुरुस्त कह रहे हैं, कोयटा का पठान कंजूसी कर गया। खैर, इन वजीरों की गोशवारों में जो वजीर सबसे गरीब निकला वो मुर्तज़ा सोलंकी है। उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ 30-35 साल पहले अंग्रेज़ी अखबार से किया था। वॉइस ऑफ अमेरिका में बरसों अमेरिका जाकर काम किया, वतन वापसी पर DG रेडियो रहे, फिर TV पर एंकर के तौर पर काम किया और अब पता चला है कि कुल असासों के मालिक 2 करोड़ रुपए हैं। एक तरफ आप काबीना में बैठे साबिक ब्यूरोक्रेट्स के असासे देखें तो लगेगा कि सब अरबपति हैं, और दूसरी तरफ मुर्तज़ा सोलंकी आपको गरीब लगेंगे। सोलंकी साहब से ज़्यादा असासे तो मेरे प्रोड्यूसर राना अशरफ के होंगे। सोलंकी साहब से ताल्लुक़ ख़राब हुआ जो कभी ठीक ना हुआ। जब मुल्तान रेडियो के एक पुराने दोस्त का बलूचिस्तान ट्रांसफ़र हुआ, वो DG रेडियो थे। उनसे कहा कि मुनासिब समझे तो इसे मुल्तान रहने दें, इनके छोटे बच्चे हैं।
تعلق کے باوجود سولنگی صاحب نے سیدھا جواب دیا کہ رؤف صاحب، کبھی میں نے آپ کی صحافت میں مداخلت کی ہے کہ فلاں خبر کریں اور فلاں نہ کریں؟ میں نے کہا نہیں۔ بولے تو پھر آپ کیوں میرے کام میں مداخلت کر رہے ہیں؟ میں شرمندہ بھی ہوا اور پھر کبھی ان سے نہ ملا، نہ کبھی کام کہا۔ 3 سال بعد لندن میں تھا کہ ان کا میسج ملا کہ سائیں آپ کا کام کر دیا ہے، آپ کا بندہ واپس ملتان آ گیا ہے۔ مجھے ہنسی آئی کہ 3 سال بعد کام ہو گیا ہے۔ خیر وہ وزیر بنے تو انہوں نے سیکرٹری راشد لنگڑیا کے ساتھ بجلی بلز پر بریفنگ دی تو میں بھی دیگر صحافیوں کے ساتھ گیا۔ بریفنگ ختم ہوئی تو چائے پلانے دفتر لے گئے۔ بڑے فخر سے کہا کہ پہلے یہاں اچھے خاصے خرچے اور کھانے چلتے تھے، لیکن میں نے سب کچھ بند کرا دیا ہے۔ اب آپ کو صرف چائے کافی کے ساتھ بسکٹ مل سکتے ہیں۔ میں نے ارشد لنگڑیا صاحب کی طرف دیکھا اور مذاق میں کہا، جب ہماری باری آئی ہے تو سولنگی صاحب نے سب کچھ بین کر دیا ہے کہ لوگ واہ واہ کریں گے۔ ان سے پہلے وزیروں نے کبھی کھل کر کھانے کھائے، عیاشیاں کی، وہ کسی سے نہیں ڈرے۔ سولنگی صاحب کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے سب کچھ بند کر دیا ہے۔ میں نے کہا صبر کریں، پچھلوں کو واپس آنے دیں، فروری میں الیکشن کے بعد وہ وہیں سے سب کچھ شروع کریں گے جہاں وہ اگست میں چھوڑ گئے تھے۔ سولنگی صاحب جو مجھ سے اپنی فیصلے کی داد لینا چاہ رہے تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بات پر ہنسے کہ روئیں۔